अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पीपल्स पार्टी ने शो कॉज नोटिस के जवाब पर एहतजाजन पीडीएम के तमाम ओहदों से इस्तीफों का ऐलान कर दिया है। नून लीग को पैगाम भी दिया है कि अगर इस्तीफे देने हैं तो नून लीग खुद दे दे। हमारे लिए कल भी ये आखिरी ऑप्शन था और आज भी ये आखिरी ऑप्शन है। साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीडीएम के ओहदेदारों से मुतालबा किया है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी से माफी मांगे, मगर नून लीग और JUIF ने पीपल्स पार्टी की वार्निंग को संजीदा नहीं लिया और पीपल्स पार्टी को खुदाफिज कर दिया। शोकॉज नोटिस दिया था, फाड़ के फेंक दिया। आपका रद्द नहीं समझिए फिर खुदाफिज कौन खुदाफिज? पीपल्स पार्टी। मेरी ये राय होगी पीडीएम के इजलास में कि जो पार्टी अपने जबान से फिर जाए, जिस पर हम एतमाद ना कर सकें, उसकी पीडीएम में गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की एक बड़ी जमातों में जिसका शुमार है, अगर वो मुझे जवाब ये दे रही है कि तुम्हारा खत फाड़ के मैं फेंक रहा हूं, फिर मेरा भी जवाब यही है कि खुदा हाफिज, अब हम अपना फैसला करेंगे। अब पीडीएम बैठेगी, नई स्ट्रेटेजी बनाएगी। पीपल्स पार्टी को बुलाया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल। ये फैसला मुशावरत से होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। फिर शाहिद खाकान अब्बासी के जवाब पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने जवाब दिया कि हमारी तरफ से भी खुदा हाफिज है। दूसरी तरफ JUIF ने भी जारहाना पोजीशन ले ली है। JUIF के जनरल सेक्रेटरी मौलाना गफूर हैदरी ने GNews से बात करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी से माफी किस बात की मांगे, गलतियां और चालाकियां वो करें और माफी हम कैसे मांगे। पीपल्स पार्टी के जाने की खुशी हुई, अब हम यकसुई से तहरीक चलाएंगे। पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी का सिर्फ एक ही रास्ता है, यूसुफ रजा गिलानी इस्तीफा दें, इसके बाद अगली बात होगी। अब मामला आगे कैसे बढ़ेगा, हमारे साथ मौजूद हैं JUIF के जनरल सेक्रेटरी मौलाना गफूर हैदरी, साथ मौजूद हैं नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, एक सख्त रिस्पांस आया है आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पहले गफूर हैदरी साहब ने कहा कि जी हमें खुशी है पीपल्स पार्टी चली गई, अब हम यकसुई से आगे बढ़ेंगे, पीपल्स पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए, अपनी खिफत मिटा रहे हैं। और फिर शाहिद खाकान अब्बासी ने और ज़्यादा सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तमाशा ना लगाएं, मज़े का खेज बातें ना करें, माफ़ी किस बात की। उन्होंने मेरा खत फाड़ कर फेंका है तो मेरा जवाब भी है खुदा हाफिज। और सब तो इफेक्टिवली आप लोगों ने तो सिर्फ ऑफिशियल्स विड्रॉ किए थे, ऑफिस होल्डर्स। ये खुदा हाफिज आपका पैगाम आया है आपको और खुशी का पैगाम आया है पीडीएम की तरफ से। देखिए, गुजारिश है शाहजेब साहब, पहली बात हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि यही वो रवैये हैं जो किसी जमात के लिए कभी काबिल कबूल नहीं हो सकते। इंडिविजुअल कैपेसिटी में शाहिद खाकान साहब क्या हैसियत रखते हैं कि वो कहें कि मेरी तरफ से फलां जमात को खुदा हाफिज और फलां जमात को खुदा हाफिज। भाई मुस्लिम लीग कहे तो और बात है, पीडीएम के अंदर फैसले करने वाले ये अथॉरिटेरियन कौन है? ये कहां से नाज़िल हो गए, कहां से इख्तियार मिल गया इनको कि ये अपने तय बैठ के फैसला करें कि एक जमात खुदा हाफिज और दूसरी जमात खुदा हाफिज? तो भाई ये जमातें सारी इकट्ठी होके बराबरी की बुनियाद पे इकट्ठे बैठ के इत्तेफाक राय से फैसले करने वाली है। ये किसी जमात की सबॉर्डिनेट जमातें नहीं है, हम कोई अलाइड पार्टीज नहीं है। हम इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम इज्जत की बुनियाद पे बात करते हैं। कौन सा क्या हमने कौम के सामने कोई ऐसी बात की है? खबर चली है कि उन्होंने इसे फाड़ के कागज फेंक दिया। अगर शायद खाकान अब्बासी साहब की नाक इतनी ऊंची हो गई है, मुझे अफसोस है ये लफ्ज इस्तेमाल करते हुए, तो फिर वो कौन को बताएं कि किस कैपेसिटी में वो ये बात कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी खुदा हाफिज। जब तक जमातें इकट्ठे बैठ के फैसला ना करें, ना कोई जमात आप शामिल कर सकते हैं, ना कोई जमात आप निकाल सकते हैं, ना कोई नया नुक्ता इसके चार्टर में शामिल कर सकते हैं, तो भाई आप हैं किस कैपेसिटी में ये बातें कर रहे हैं? मगर साहब, आप लोग फिर पीडीएम के अगले इजलास में शिरकत भी करेंगे, अपने ऑफिशियल्स भी विड्रॉ कर लिए हैं और जाएंगे आप लोग पीडीएम के अगले इजलास में? देखिए, ये बात अब मौलाना फजलुर रहमान साहब पे है, वो संजीदा आदमी हैं। वो शाहिद खाकान साहब इससे पहले भी उन्होंने शाहिद खाकान और एहसन इकबाल किसी खास एजेंडा पे काम कर रहे हैं, वो माहौल को खराब कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपोजिशन का इत्तेहाद ना हो। आज तो वो बोल पड़े हैं ना कि कहीं ये ना हो कि पंजाब के अंदर सूरत हाल में मुस्लिम लीग जो है वो पीपल्स पार्टी वाले फार्मूले पे आ जाए। आज वो बोल पड़े हैं कि हम नहीं करेंगे और उनको सूट करता है। वैसे मैं राना तनवीर साहब वो कह चुके हैं जो PSC के चेयरमैन है। वैसे मुझे मौका दीजिएगा, गफूर हैदरी साहब से भी गुफ्तगू करेंगे। एहसन इकबाल साहब, आप और शाहिद खाकान अब्बासी साहब माहौल को ख़राब कर रहे हैं। पहले तो शोकॉज नोटिस आप लोगों ने सर्व किया, ज़ाहिर उस पर सवाल उठ रहा था कि जी ये कौन सी रिवायत है, आप लोग एक इत्तेहाद हैं, और उसके बाद
ये इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन आया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से, जिस पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्या आप लोग धकेल रहे हैं पीपल्स पार्टी को कि जी आप निकलें? शाहजेब, मैं तो बड़ा महसूस हो रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी का जो रिस्पांस है वो आपने एक लतीफ़ा सुना होगा कि चौधरी जी फिर मैं इनकारी समझा। मकसद पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? पहली बात यह है कि ये मुसलसल हम पर जो एक चार्जशीट कर रहे हैं, हमारा तो इनसे कोई मसला नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने किसी ज़ाती हैसियत में ख़त नहीं लिखा था, उन्होंने पीडीएम की क़यादत के बिहाफ पे इनसे वजाहत मांगी थी। देखिए, पीडीएम में एक फ़ैसला हुआ जिस फैसले की गवाही एएनपी ने भी दी कि लीडर ऑफ अपोजिशन मुस्लिम लीग नून से होगा, ये बात तय हुई थी। पीपल्स पार्टी ने उसे डिविएट किया। दूसरे बात, हम जब कोशिश ही जिद्दोजहद इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहे हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट की एक जमात को साथ मिला के लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएं, या तो कोई चेयरमैन सेनेट बनते ना। अपोजिशन के अंदर आप ट्रेजरी बेंचेस की आमेजिश करके आप चाहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन का दफ्तर भी सिलेक्टेड हो जाए। देखिए, जवाब तो आपने देना है। मगर असली बात साहब, उस पर उनका मौकफ है कि जी हमारे 26 पूरे थे, हमें जरूरत नहीं थी उनकी। आप उल्टा हम पे चढ़ाई कर रहे हैं कि हमने आपकी शान में क्या किया। असली बात साहब, उस पर उनका मौकफ है कि हमें जरूरत नहीं थी उनकी, हमारे पास 26 पूरे थे। ये तो दिलावर साहब जो आपकी पार्टी के थे वो उनके साथ आ गए, वो कह रहे हमें जरूरत नहीं थी अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाने के लिए उनकी। ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि अगर इन्हें जरूरत नहीं थी तो उन्हें नहीं मिलाना चाहिए था। क्यों मिलाया इन्होंने बाप पार्टी के लोगों को अपने साथ अगर इन्हें जरूरत नहीं थी? ये तो फिर ऑल द मोर इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात जो ये पंजाब की करते हैं, देखिए पंजाब में स्टेक होल्डर हम हैं। पीपल्स पार्टी के तो 6 या 7 MP हैं, उसके ऊपर ये पंजाब की सियासत के फैसले करना चाहते हैं। हमें बेहतर पता है, क्या ये चेयरमैन सेनेट बन गए? अक्सरियत हमारे वोटों की थी। क्या डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो गया? अक्सरियत हमारे पास थी। पाकिस्तान की तारीख में आप मुझे बताइए कि कब नो कॉन्फिडेंस का वोट हुआ है, जब तक कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ गिटमिट ना करें। अगर यही सियासत करनी है तो फिर हम इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं? जब भी हमें जमहूरी तब्दीली नजर आएगी, पंजाब में 160 MP हमारे हैं, हम पहली जमात होंगे जो पंजाब में तब्दीली लाएंगे, चूंकि हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया 2018 में। हम सबसे बड़ी जमात थे पंजाब में, हमें पंजाब की ज्यादा फिक्र है। ये 5-6 अपने MPs लेके तो ये सारा पंजाब का मलबा हम पे कैसे फेंक सकते हैं? इसलिए देखिए कायरा साहब, बात गुजारिश ये है, कोई नहीं चाहता कि अपोजिशन तकसीम हो। हम सब एक अच्छी नीयत से चले थे और हम सब ने उस इस्तीफे को एक एटम बम की तरह लॉन्च पैड पे रखा था। 9 जमातें कहती थी कि इसको फायर कर दें। आप उस वक्त एक जमात फ्यूज निकाल के एटम बम का चलेगा कि नहीं अभी नहीं चलाना। अगर वो हम लॉन्ग मार्च इस्तीफों के साथ करते, ये बुसीदा निजाम, ये बुसीदा हुकूमत चंद दिनों में गिर जानी थी, लेकिन आपने उसको फिर एक बेल आउट दे दिया। कायरा साहब, लो अर्ज ये है, पहली गुजारिश तो ये है शाहजेब साहब कि हमने कब कहा कि हम पंजाब के ठेकेदार हैं? हाँ, हम पंजाब के स्टेक होल्डर हैं। आप बड़ी जमात इस वक्त पंजाब की सही, लेकिन हम तो अपने लिए तो नहीं मांग रहे थे, हम आपके लिए मांग रहे थे। आसिफ इकबाल साहब, आप तो कहते थे हमें नंबर गेम नहीं है। हमने आपको कौमी असेंबली में गिलानी साहब की सीट जीत के, जो अपोजिशन के वोटों के अलावा जीती गई, उसके साथ जीत के आपको नंबर दिया ना। आपको 172 वोट, 169 + 3 जो रिजेक्ट हुए वो साबित किया। उसके बाद आपने सिर्फ यहाँ नहीं किया, हमने आपसे कहा कि गिलानी साहब का डाका मार के हमसे इलेक्शन छीना गया। 2-3 महीने के लिए अदालती फैसला आ लेने दे, आप उतना भी कबूल नहीं कर सके। आपने सिर्फ यहाँ नहीं, आपने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी पीपल्स पार्टी की पोजीशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन की छीनना चाहिए, फिर भी आपने नहीं किया। और बाप के वोट हमने नहीं लिए, हमारी अक्सरियत उस बुनियाद पे नहीं है। आप एक जवाब बना के और इसको ढोल बजा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप ये बताइए कि जुबैर उमर साहब जाके आर्मी चीफ से मिलने की कोशिश करते हैं, 2 मुलाकातें होती हैं, जिसकी वजाहत देनी पड़ती है ISPR को। उसके ऊपर हमने तो आपके नहीं कहा। बहुत सारे सवाल उठे मियां साहब के जाने के ऊपर, हमने तो आपको नहीं कहा। पंजाब में आपने 1 सीट पुचौई परवेज राय को दी और 5-5 सीटें बांट ली। हमसे कहा कि अपना कैंडिडेट विड्रा करें, हमसे प्रॉमिस किया हुआ था आपने कि आप अपने 26 वोट या 24 वोट हमें देंगे। आपके कहने पे कैंडिडेट विड्रा किया। मैंने कहा आपको, आपने कहा नहीं हम बिल्कुल कोई मुकमका नहीं कर रहे। शाम को आपने एडजस्टमेंट कर ली। हमने तो नहीं आपको कहा,
हमने तो नहीं कहा कि आपने। मुझे कह रहा था, मुझे मौका दीजिएगा। ऐसे मतलब अगर आगे बढ़ने की बात हो तो आपको लगता है कि शो कॉज नोटिस वाली जो बात है, उसको शो कॉज कहें, आप लोग कहते हैं कि जी हमने तो वजाहत मांगी थी, वो ज्यादा हो गया? अगर आपको पीपल्स पार्टी पर बहुत ज्यादा एतराज था, अभी पीडीएम में मसला हल कर लेते। पहली बात यह है कि कायरा साहब ये जितनी बातें कर रहे हैं इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है जो हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला कर रही है। जितना हमने हुकूमत की कैदों का सामना किया, पीपल्स पार्टी या कोई और अपोजिशन पार्टी उसका 10वां हिस्सा भी उस किस्म के इंतकामी चीज़ों से नहीं गुजरी। हमें ताना ना दे प्लीज़। हम सब मौत की कैद की चक्कियों से घुस आए हैं और हमने कोई किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया और आज दोबारा जाने के लिए भी तैयार हैं अगर कोई हमें हाथ लगाएगा या हमें सजा देना चाहता है हमारे नजरियात की। तो ये बात आप ना हमें बताएं कि हमने किसी से कोई क्या अंडरस्टैंडिंग की। पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने वो 3 सीटें हासिल की जो उसके नंबर के हिसाब से आती थी, ना चौथी ना 4 आती थी ना 2 आती थी। 3 जनरल सीट पे हमारे सेनेटर बनते थे, वो हमने रखे और चौथा उम्मीदवार हमने इसलिए खड़ा नहीं किया कि हम अपनी 3 सीटों को रिस्क पे नहीं लगाना चाहते थे। बाकी बात यह है कि आपने देखिए, अगर पीडीएम के फैसले का, जिसका एएनपी ने भी गवाही दी कि फैसला हुआ था कि लीडर ऑफ अपोजिशन आप बनाएंगे मुस्लिम लीग नून से, आपने ये जवाब खड़ा कर दिया जी आजम नजीर तारड़ साहब वकील थे, बेनजीर साहबा के किसी केस में मुलजम के वकील थे, वो तो एक प्रोफेशनल लॉयर हैं जिनके बारे में मोहतरमा ने ईमेल लिखी थी कि फलाने लोग जिम्मेदार होंगे। उन्हें तो आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपने साथ रखा हुआ था। आप किस मुंह से हम पर इतराज करते हैं? लेकिन मैं इस बहस को इधर दफन करना चाहता हूं। हमारा मुकाबला आपसे नहीं है, हमारा मुकाबला इस निज़ाम से है, इमरान खान साहब से है। आप अगर हमारे साथ नहीं चलना चाहते, ये आपकी चॉइस है। अगर आप चलते तो हमें खुशी होती, क्योंकि ऑपोजिशन इस वक्त एक सिस्टम जिसको बदलने की कोशिश कर रही है, उसमें सबकी ताकत होनी चाहिए। आपने एक रेड लाइन क्रॉस की, पीडीएम की लीडरशिप ने आपसे पूछा कि बराए मेहरबानी जरा वजाहत कर दें। आप पकड़ के खाते इस तरह फाड़ रहे हैं जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई पोलैंड की करारदाद फाड़ रहे हैं। वैसे मैं मुझे जब आप किसी का खत फाड़ते हैं वो बेइज्जती होती है। जी कारा साहब, देखिए, गुजारिश ये है आसन इकबाल साहब, मैं वो जमात हूं जो एक आमर के हाथों लीडर का कत्ल होता है, कंप्रोमाइज नहीं, जिसके कारकुन जेलों में फांसियां झूलते हैं, कंप्रोमाइज नहीं, जिसकी जमात की क़यादत को और कारकुनों को एक तवील अर्से, आप उस वक्त किसी और जगह बैठे थे, शायद उस फांसी लगाने वाले के साथ थे, उसका साथ थे कि आप आगे बढ़ रहे थे। मुझे ताने ना दे। और यहाँ पे मैं किसी जमात को नहीं कह रहा, मियां नवाज शरीफ साहब पहले भी बार्गेन करके बाहर चले गए थे मुशर्रफ के साथ। पहले कहा 5 कोई वायदा नहीं, फिर 5 साल का वायदा निकल आया, फिर 10 साल का निकल आया, फिर भी आप बेगुनाह ठहरे। अभी बहुत सारे सवाल हैं, हमें ज्यादा बहस कर सकता हूं, लेकिन मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। आप दोनों की वैसे मैं आप दोनों की वैसे मैं इमरान खान के साथ है, किए जाए, मुझे टाइम दें। आप अनलिमिटेड वैसे मैं मुझे आप दोनों की माजी बईद की और माजी करीब की दोनों की हिस्ट्री है, संजरानी साहब को भी लेके भी सबके। मैं मुझे जरा गफूर हैदरी साहब का मौका लेना। गफूर हैदरी साहब, आप वो ज़ाहिर माफ़ी का मुतालबा किया गया है, मौलाना फजलुर रहमान आपकी जमात से इस पीडीएम इत्तेहाद के सरबराह हैं, आप क्या मनाएंगे पीपल्स पार्टी को, किसी भी तरीके से चाहेंगे कि वो रहें, क्योंकि आपका स्टेटमेंट आया कि आपको खुशी हुई है? हम मनाएं तब जब वो अपोजिशन लीडर की जो मनसब है उससे वो इस्तीफा दे दे और अपना माजरत पीडीएम को लिखें कि जी हमसे ये सियासी गलती हो गई। तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम लेकर चलने को बिल्कुल भी तैयार है। लेकिन ये मतलब समझ में नहीं आ रही कि फैसले की वायलेशन भी वो करे, फैसले की खिलाफ वर्जी भी वो करे और उल्टा हमसे कहे कि आप माफी मांगे। तो ये मंतिक किसी को समझ में नहीं आएगी। कोई छोटा सा बच्चा हो वो भी कहेगा कि पीपल्स पार्टी की गलती है और वो अपना गलती मान ले। शाहजेब, बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे देने में बड़ी ताखीर की। पीपल्स पार्टी को पीडीएम से उस दिन इस्तीफा देना चाहिए था जिस दिन वो हुकूमत का हिस्सा बने और हुकूमत के वोट से वो अपोजिशन लीडर बने। चलो कहते हैं कि देर या दुरुस्त आया, शायद उनकी नज़र में ताखीर से
फैसला करना बेहतर था। सब अभी पीडीएम से निकले नहीं है वो, उन्होंने अपने जो ऑफिस होल्डर्स हैं उनको विड्रॉ किया है और आपने कहा कि खुशी हुई है ये जान के कि पीपल्स पार्टी जा रही है, अब हम यकसुई से तहरीक चलाएंगे। पीपल्स पार्टी के साथ ही आप यहां तक पहुंचे पीडीएम की तहरीक को लेकर। देखिए, अब एक पार्टी अगर चलना नहीं चाहती तो फिर जबरदस्ती तो हम नहीं चला सकते। जब तक वो चल सकी बिस्मिल्लाह, जब तक बर्दाश्त कर सकी बिस्मिल्लाह। अब अगर उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। कारी साहब, गफूर हैदरी साहब की भी यही राय है कि जी अगर उन्हें पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था पीडीएम से। हालांकि आप लोगों ने सिर्फ अपने ऑफिस होल्डर्स विड्रॉ किए हैं, मगर पीडीएम से वो गुड बाय समझ रहे हैं, चाहे नून लीग हो या जेयूआईएफ हो। शाहजेब, गुजारिश ये है कि अब हमें हमारी कुर्बानियों पे या हमें हमारी सेक्रीफाइसेस पे या हमारी पॉलिटिकल कमिटमेंट पे ये हमारे दोस्त लेक्चर्स देंगे, ये हमें तरस देंगे। मेरी गुजारिश ये है कि मौलाना आप बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन आप पीडीएम को हेड कर रहे हैं, सूबाई सदर भी आपके अपने बाप ने बनाए हैं, और यहाँ सिंध के अंदर आपके जो सूबाई क़यादत है वो पीटीआई और जीडीए के साथ बैठ के लाड़काना ग्रुप बना रहा है और वो ऐलान कर रहे हैं कि अब हर डिवीजन में हम जा रहे हैं। आप फिर हमें कह रहे हैं कि हम उससे भाग रहे हैं। आप हमें कह रहे हैं कि हम हमारे सांस फूल गए हैं। हमारे तारीख में कभी सांस नहीं फूले जितना खून हमारा बहा है मार्शल लॉ के खिलाफ। मौलाना छोड़िए, आपस में बातें करके हम अच्छे नहीं लगते इस तरह। सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि जिन वोटों का आप ताना दे रहे हैं, हमारी अक्सरियत उन वोटों की बुनियाद पे नहीं है। दिलावर साहब मुस्लिम लीग के जो सेनेटर हैं, 27 वोट बनते हैं हमारे उनके साथ। वो जो बाप के मेंबर थे है तो वो इंडिपेंडेंट, लेकिन जो जिनको आप बात का कह रहे हैं उनके वोट दिलावर साहब के साथ वो आए। उनके बगैर हमारी 26 वोटों के साथ हमारी अपोजिशन लीडर की तो कायरा साहब इस पर ऑप्शन दे रही है आपको नून लीग के, मिलके 57 हो गए हैं, संजरानी साहब को हटाइए। नून लीग आपको ऑप्शन दे रही है कि अगर वो बाप के जेन्युइन आए हैं अपोजिशन में। बिल्कुल हटाएंगे शाहजेब, मैं आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, बिल्कुल अगर हमारे दोस्त साथ देंगे तो हटाएंगे, लेकिन पहले हम अदालती रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। लेट द कोर्ट्स डिसाइड, हमारा मामला अदालत में है। जहाँ पे हम कर सकते हैं वहाँ पे शायद खान साहब कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ अदम एतमाद नहीं लाएंगे। ऐसा इकबाल साहब तो फिर एज ऑफ नाउ पंजाब में जहाँ पे हमारे पास अकलियत है, सेनेट के अंदर तो अब 57 हो गए ना, अक्सरियत हो गई है। आप लेकर आए, हम आपका साथ देंगे। वहां पे तो मेजोरिटी है ना अपोजिशन के पास, 57 सेनेट है ना, सेनेट में तो सुबह लेकर आए अदम एतमाद। अगर आप समझते हैं इतनी मौसर है, आप हमें पंजाब में 160 एमपीएस के साथ 180 के खिलाफ कहते हैं कि अदम एतमाद लेकर आए, लेकिन सेनेट में तो 57 आपके पास हैं 100 में से, तो लेकर आए सुबह अदम एतमाद। वहाँ तो अदालत में है ना केस, हम अदालत में केस जीतना चाहते हैं, वहां से भी जीतेंगे, लेकिन ये भी करेंगे। ओके, मैं आपकी दावत भी कबूल करता हूँ, लेकिन जहाँ पे इस वक्त मैदान लगा हुआ है, जहाँ पे हम जीत सकते हैं और क्रैक सामने खुले पड़े हैं, आइए ना उसमें करें काम। जो आपने लिखी हुई तहरीर है, जो पीडीएम की बुनियाद है, जो जिस पर खड़े होकर पीडीएम का बात कर सकती है, आप उसके ऐसा इकबाल साहब कंक्लूजन ये है, ऐसा इकबाल साहब मुझे मौका दीजिएगा। ऐसा इकबाल साहब कंक्लूजन ये है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी, उसके नतीजे में नून लीग भी इस्तीफा नहीं देगी, पीपल्स पार्टी सेनेट में अदम एतमाद नहीं लाएगी, नून लीग पंजाब में नहीं लाएगी, हुकूमत सुकून करे। और मेरी बात सुनिए ना, ये हमें ये कह रहे हैं, जो इनकी तजवीज़ है कि पंजाब में काफ लीग को वजीर आला बना दें और उनको अदम एतमाद लाके हुकूमत दे दें, हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हमने काफ लीग के लिए हमारे नहीं खाई हैं। वो कह रहे हैं हमजा शहबाज को बना दें। शहबाज को कहा हमने, ये तो नंबर लाए ना, हमजा शहबाज को लाके, ताकि उस्मान बुजदार के खिलाफ अदम एतमाद नाकाम हो और उसे 2 साल के लिए एक नया टीका लग जाए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए ना, आप 57 मेंबरों के साथ सेनेट में तो ला नहीं सकते, और हमें आप कह रहे हैं कि 160 एमपीएस के साथ आप 180 एमपीएस वाली हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ले आए, कैसे हो सकता है? शाहिद साहब 160 आपके साथ हमारे, हम कह रहे थे, आप पहले भी हमसे नंबर गेम पूछते थे, हमने आपको नंबर साबित किया। मैं आज कहता हूँ आप आए, हम आपको गिरा के देते हैं गवर्नमेंट, और आप बनिए चीफ मिनिस्टर। आप बनना नहीं चाहते,
वो जो नंबर पूरे हुए ना उसकी हकीकत मुझे पता है, वो प्रोग्राम में नहीं, मैं आपको जाती तौर पे बताऊंगा। वो यार मैं कह रहा हूँ ना, तुम छोड़ो इस बात को। आसिम साहब आओ ना, आपका लीडर कह रहा है, शाहिद खाकान कह रहे हैं कि हम वो गवर्नमेंट नहीं गिराएंगे। राणा तनवीर साहब कहते हैं हमें सूट करता है। मेरे भाई कायरा साहब, अगर हमें नजर आए ना कि हम वहां तब्दीली ला सकते हैं जमहूरी तरीके से, तो हम कल की बजाय आज ले आएंगे, लेकिन हम किसी के खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपना कंधा किसी को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। यही वो बात है, यही वो रवैया है हसन इकबाल साहब, जो आपने और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और अब JUI ने अडॉप्ट किया है कि आप अथॉरिटेरियन बातें करते हैं। हम आपको कह रहे हैं कि 10 जमातों ने बैठ के फैसले करने हैं। शाहिद खाकान साहब किस कैपेसिटी में किसी जमात को कहते हैं खुदा हाफिज? हाउ ही कैन से दिस? देखिए ना, नहीं अथॉरिटेरियन क्या है? 9 जमातें मिलकर आपसे कह रही हैं कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफा दें। आप एक अकेला कहते हैं कि नहीं, 9 जमातें एक तरफ, हम अकेले वीटो करेंगे। तो अथॉरिटेरियन कौन है? अथॉरिटेरियन हम हैं या आप हैं? आप एक जमात 9 जमातों को डिक्टेट कर रहे हैं और हमें आप ताने दे रहे हैं कि आप हमें डिक्टेट कर रहे हैं या अथॉरिटेरियन हो रहे हैं। ऐसे ना करें प्लीज। आप मुझे बताएं, क्या हमारा लिखा हुआ मुआहदा नहीं है कि यहाँ फैसले इत्तेफाक राय से होंगे? क्या नहीं लिखा हुआ? आप उससे नाराज कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूं? आप मुझे बताइए, आप बार बार ये ताना दे रहे हैं कि अथॉरिटेरियन 9 जमातें एक तरफ खड़ी हों, वो आपको दरखास्त कर रही हो कि हमारे साथ शामिल हो जाएं, और आप अकेली जमात होके वीटो करें और उनको कहें कि आप एक तरफ हो जाएं, हम आपके साथ नहीं चलेंगे, तो फिर कौन अथॉरिटेरियन है? पूछ रहे हैं आपसे कि क्या ये लिखा हुआ असूल नहीं है कि इत्तेफाक राय से फैसले होंगे? मगर मुझे कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? बस अब क्योंकि आप दोनों में हो गया बहुत ज्यादा सवाल जवाब, तो ये समझा जाए ना कि अब PDM इस मौजूदा शक्ल में चलेगी नहीं, और हसन इकबाल साहब आप और JUIF मिलकर हुकूमत को गिरा पाएंगे नहीं, इस्तीफे दे नहीं पाएंगे, लॉन्ग मार्च होगा नहीं, जलसे जुलूस आप लोगों ने करके देख लिए, तो हुकूमत सेफ है। PDM जो है उसके सामने एक बहुत बड़ा मकसद है, और मैं अभी भी कहूंगा कि पीपल्स पार्टी और ANP को चाहिए कि ये देखिए, कोई बुरा मनाने की बात नहीं है। हमने आपसे ये पूछा था कि आपने फैसले नहीं माने, आपने क्यों बाप पार्टी को किया? जो ये टीवी टॉक शोज पे जवाब दे रहे हैं, यही बात ये PDM की क़यादत को भी कर सकते थे, लेकिन अगर ये नहीं भी चलते, जो एहसान इकबाल साहब अवामी नेशनल पार्टी ने एहसान इकबाल साहब अवामी नेशनल पार्टी, इसके अंदर एक क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी होती है, हो सकता है कि PDM एक इंतखाबी इत्तेहाद बन। एहसान इकबाल साहब अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से आपको जवाब दे दिया गया था, मगर फिर भी, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब घर गए थे उनके, और मगर फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको नोटिस जारी करेंगे, उसका जवाब दीजिएगा, वर्बल जवाब दे दिया था। नहीं, एक और है बात, यह है कि आपने हमें यही बात करनी थी तो मीटिंग के अंदर बैठ के हमसे सवाल पूछते हैं ना। आपने खत लिख के मीडिया को जारी करके टेलीविजनों पे बैठ के सवाल पूछे, उसका जवाब फिर मीडिया नहीं देंगे ना हम। जी एहसान इकबाल साहब, नहीं, हमने जारी नहीं किया मीडिया को, ये मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ। दिस इज नॉट बिटवीन PMLN एंड PPP। ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मामला नहीं है, ये PDM जमातों का और पीपल्स पार्टी का मामला है। मगर PDM का जनाजा धूम से निकल रहा है और नजर आ रहा है। हम तो उसके मुताबिक चलेंगे। निकालना चाह रहे हैं ना, भी आपको सारी कौम सुन रही है, फैसला कर ले क्या है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, PDM के जो हालात और वाक़यात हैं वो आपने अपनी आंखों से देखे हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। FIA ने जहांगीर तरीन को आज एक और नोटिस जारी कर दिया है और उन्हें कल सुबह 10 बजे FIA लाहौर के सामने पेश होने का कहा है। नोटिस के मुताबिक FIA JDW और दीगर कंपनियों के खिलाफ अगस्त 2020 से फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की तहकीकात कर रही है, मगर बार बार समन करने और दरख्वास्तों के बावजूद मुतालिका दस्तावेजात फराहम नहीं की गई। इसलिए अब मंगल 13 अप्रैल को यानी कल FIA की शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने जहांगीर तरीन पेश हों और मुतालिका दस्तावेजात और शवाहिद पेश करें। इसके अलावा FIA ने जहांगीर तरीन से बैरून मुल्क असासों की तफसीलात और उनकी मनी ट्रेल भी तलब कर ली है। ये सब कुछ हो रहा है, जहांगीर तरीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सब कुछ इस्लामाबाद में के ज़रिए हो रहा है और एक USB में सारी की सारी चीज़ें भेजी जाती हैं। मामला जेन्युइन नहीं है, उनके साथ जो लोग मौजूद हैं वो भी एतराज़ उठा रहे हैं और एक ग्रुप बनता जा रहा है। उंगलियां उठाई जा रही हैं शहजाद अकबर साहब पर, और शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब, जहांगीर तरीन साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा USB के ज़रिए इस्लामाबाद से चीज़ें आ रही हैं।
आपका नाम उनके जो 7 लोग मौजूद हैं वो बार बार ले रहे हैं, और शेख रशीद साहब ने भी तस्दीक कर दी कि FIA के मामला और ये सारे मामला जो हैं तरीन साहब के मैं नहीं देख रहा हूँ, ये शहजाद अकबर साहब देख रहे हैं। और साहब ये आपका और आजम खान साहब का नेक्सस है, या फिर वाजे कर दें कि आप जो कर रहे हैं वो वजीर आजम की हिदायत पर कर रहे हैं, जो भी कार्रवाई हो रही है शुगर के लोगों के खिलाफ भी और जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ भी? देखिए शाहजेब, मैं बड़ा वाजे करना चाहता हूँ कि दो चीज़ें हैं कि ना ही कोई नेक्सस है, ना ही कोई स्पेसिफिक हदायत हैं कि किसी के खिलाफ एक्शन होना है। वाहिद हदायत जो है वो वफाकी हुकूमत की काबीना के इंस्ट्रक्शंस की सूरत में जो इन राइटिंग थी वो था एक एक्शन मैट्रिक्स जो मई 2020 में शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आने के बाद इशू हुआ, जो मेरे दफ्तर से जारी किया गया तमाम इदारों को, जिसमें FIA और नैब भी शामिल थे। FIA उसके बाद उस एक्शन मैट्रिक को अदालतों में भी चैलेंज किया, वो तमाम चीज़ें कानून के मुताबिक पाई गई और उसके बाद तमाम इदारों ने काम करना शुरू किया। तो ये तासुर देना कतन गलत है कि कोई मेरी डायरेक्शन है या किसी और की डायरेक्शन है। वज़ीर आज़म को कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है आपने इन सारे मामलात पर? जी ऑफ कोर्स, वज़ीर आज़म, मैं अगर मुशीर हूँ तो मैं वज़ीर आज़म साहब को मुशीर हूँ, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हूँ, और उनको बिल्कुल ब्रीफ किया जाता है तमाम चीज़ों के ऊपर, और ये पूरी काबीना को इस चीज़ के ऊपर एतमाद में लिया गया था। लेकिन ये कोई, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ये कोई जहांगीर तरीन स्पेसिफिक नहीं है। ये बात ज़रूर है कि जिससे सवाल किया जाता है उसे बुरा लगता है। मतलब ये बात आपने ज़रूर कही है कि जहांगीर तरीन साहब स्पेसिफिक नहीं है, मगर एक तो शुगर के मामलात हैं, एक जो कॉर्पोरेट फ्रॉड के मामलात, और फिर उनकी बैरून मुल्क जायदादों तक के मामलात, इतनी FIRs, इस सारे मामलात ये किसी दूसरे के खिलाफ भी हुए हैं, किसी बड़े या दूसरे शुगर मिलर के खिलाफ भी? जी बिल्कुल है। देखिए, चौधरी शुगर मिल और JDW के मामलात कुछ मुख्तलिफ नहीं हैं। इसी तरह से अल अरेबिया और रमज़ान शुगर मिल, वो मामलात भी देखे जा रहे हैं। ओमनी शुगर मिल से मुतल्लिका चीज़ें चूँकि आपको पता है 2018 से पहले की हैं, और उनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम है कि वो जरदारी साहब से उनका ताल्लुक़ है। इसी तरह से कुछ और बड़ी शुगर मिलें हैं, लेकिन जो बड़ी इंक्वायरीज थी वो तरीन साहब की शुगर मिल और शरीफ फैमिली की शुगर मिल है। और इसमें तो देखिए तकरीबन जो कुल इल्ज़ाम है, और मैं दोहराऊंगा ये इल्ज़ाम है 7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का, लेकिन जो शरीफ फैमिली की सिर्फ 2 मिलों के ऊपर 22 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। तो अगर ये स्पेसिफिक होता तरीन साहब का तो बाकी लोगों क्यों करते? मगर शहजाद अकबर साहब, एक जो ज़ाहिर है आपको पता ही है कि शुगर मिल के मामलात और शुगर मिलर्स के मामलात या जहांगीर तरीन साहब के मामलात के हवाले से हमने बहुत ज़्यादा इस प्रोग्राम में आवाज़ उठाई है, आपसे हम बहुत ज़्यादा सवालात करते रहे कि कार्रवाई के हवाले से, मगर हमने देखा है कि केस बहुत वीक बनाए गए हैं माजी में भी नैब की तरफ से। अब ये FIA जो केस बना रहा है कि जी ये एक साहब हैं आमिर वारिस साहब, FIR में लिखा हुआ है, इन्होंने 2.2 अरब विड्रॉ किए और मुख्तलिफ दूसरे अकाउंट्स में डाले, JDW से करके इन्हीं के दूसरे बिजनेस में डाले। मगर जो पीरियड है वो अक्टूबर 2017 से मार्च 2020 है, तकरीबन ये दिन के 25 लाख बनते हैं। तो जिस मैग्नीट्यूड का उनका कारोबार है उसमें 25 लाख रुपए दिन के निकालना, एक अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में डालना, ये कैसे एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि जी ये बहुत कोई बुरा काम हो रहा था? 2.2 अरब रुपए अमाउंट बड़ा बन रहा है, बट जब उसको पीरियड पर देखें तो वो 25 लाख रुपए पर डे तकरीबन बनते हैं। देखिए शाहजेब, ये वो चीज़ें हैं, FIR जो होती है वो प्राइमा फेसी एविडेंस के ऊपर एक एलिगेशन के ऊपर बनाई जाती है और उसके बाद उसकी तफ्तीश की जाती है। अब यही चीज़ें तफ्तीश में जाननी हैं जो तफ्तीशी अफसर है या जो तफ्तीशी टीम है उसने, कि इनकी क्या एक्सप्लेनेशन है। अभी तक जो जब इंक्वायरी रजिस्टर हुई तो कोई इसकी प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं आ सकी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में से पैसे निकाल के एक ऐसी प्राइवेट कंपनी के अंदर जो CEO जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उनकी ज़ाती मलकियत है और उसमें से पैसे बार बार विड्रॉ किए जा रहे थे और आगे उनका नेक्सस कुछ फॉरेन करेंसी लेने और बाहर ले जाने से था। बाहर कैफ ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त शामिल तफ्तीश हैं और उसके ऊपर आपके जितने इल्ज़ामात होते हैं आप उसको कन्फ्रंट करते हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। सब मगर एक उनके जो वकील की तरफ से बात की गई है वो ये कि जी अगर हम एक लिस्टेड कंपनी है हमारी जिसकी तकरीबन 80% होल्डिंग जहांगीर तरीन साहब के ख़ानदान की है, बाकी जितने शेयर होल्डर्स हैं उसमें से कोई भी कंप्लेन लेकर नहीं आया, किसी ने ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो किस बात पर कॉग्निसेंस ली गई है इसकी के कौन है, किस बात पर आपने इसका नोटिस लिया है? देखिए दो चीज़ें हैं। पहली तो बात ये है कि ये जो FIRs हैं ये डायरेक्टली जो शुगर इंक्वायरी कमीशन ने जब तमाम मिलों के मामलात देखे और उनमें जो चीज़ें हाईलाइट हुई उनके में से आई हैं।
कुछ हिस्सा जो था जो अंडर इनवाइसिंग का था FIA को भेजा गया, जो अफगानिस्तान को आपकी चीनी एक्सपोर्ट होती है, वो एक अलग मैटर है। और जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड का था, इसी बात को लेके यही वाली बात जो आप फरमा रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब लाहौर हाई कोर्ट में पिछले साल, ये अगस्त में शायद गए थे, और इन्होंने चैलेंज किया था कि ये चीज़ जो है ये उनके कंपनी का अंदरूनी मामला है और एट वेरी बेस्ट ये SECP की डोमेन है, FIA की नहीं है। 4 माह ये केस चला और शायद नवंबर 2020 में इसका फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच से कि ये बिल्कुल तफ्तीश के काबिल इसके अंदर मवाद है, प्राइमा फेसी इतना है, और दूसरी ये है कि ये FIA की जुरिस्डिक्शन है, और उसी की कंटिन्यूएशन में आगे FIR हुई है। और अब FIR में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अगर जहांगीर तरीन साहब और उनके वकला मुतमिन कर पाते हैं तफ्तीश को, तो वो फिर चलान हो जाएगा बेगुनाही का। लेकिन अगर नहीं मुतमिन करना पाते तो वो उनके ऊपर जो चलान दाखिल होगा वो अक्यूज्ड का होगा। लेकिन ये चीज़ जो है ये तफ्तीशी अफसर के लिए होगी। मैं ये समझता हूँ मगर आप जाहिर है आपका मनी लॉन्ड्रिंग आपको पता है कि इसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है। ये टैक्स इवेजन का केस है एसेंशियली कि जी इन्होंने टैक्स बचाने के लिए पैसे निकाले और उसको कन्वर्ट करके ले गए, या क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्राइम क्या है पीछे, तो बिजनेस है पीछे शुगर का, क्राइम क्या है? दो चीज़ें हैं, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए टैक्स भी उसका प्रेडिकेट ऑफेंस है, टैक्स इवेजन भी, लेकिन उसके साथ साथ कॉर्पोरेट फ्रॉड, और इसमें अगर आप FIR की दफात देखें तो वो चीटिंग की दफात हैं, तो जाहिर बात है कि वो प्रेडिकेट ऑफेंस के लिए वो चीज़ सफाइस करेगी। लेकिन मैं ये चीज़ फिर से दोहराऊंगा कि ये बड़ा ही अच्छा होगा कि ये चीज़ें तफ्तीशकार देखें उन मामलात को, और फिर उसके मुताबिक जो चलान अदालत में दाखिल होता है उसको वो किया जाए। मैं ये बात एक दफ़ा फिर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ना ही मैं उनके खिलाफ केस को डिफेंड कर रहा हूँ और ना ही मैं उनके खिलाफ केस को प्रोपोगेट कर रहा हूँ। दोनों सूरतों में एक तसलसल है जो कैबिनेट के डिसीजन से नीचे ये जो सारी बातें हैं ज़रा शुगर कमीशन की रिपोर्ट में बाद में आई हैं सामने, ये जो आप बता रहे हैं, मगर उससे पहले यही जो कॉर्पोरेट फ्रॉड का मामला है ACCP में तहकीक हो रही थी। PTI की हुकूमत आती है नवंबर 2018 में, ये भी शुगर कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, ये मामला बंद हुआ है जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ। आपकी हुकूमत आने के बाद बंद हुआ है, उस पर भी तहकीकात कर रहे हैं, किसने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके कराया? देखिए उस कमीशन ने फिर ये चीज़ उसके बाद SECP को लिखी भी कि जिस तरह से मामला बंद हुआ वो कोई शफाफ मामला नहीं लगता, उसके खिलाफ भी तहकीक की जाए। बल्कि मेरे ख्याल में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि बड़े अरसा हो गया मुझे रिपोर्ट को पढ़े हुए, उन्होंने कुछ 1-2 लोगों के नाम लिख के लिखा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए, और उस मामले को वफाकी काबीना ने SECP को तफवीज़ किया था इसके ऊपर फर्दर एक्शन लेने के लिए। और सब मुझे साथ में भी बताएगा कि हुकूमत ने बरतानिया से जहांगीर तरीन साहब के असासों की मजीद तफसीलात मांगी हैं। 8 मिलियन पाउंड के घर के अलावा दीगर असासों की तफसीलात हंगामी बुनियादों पर मांगी है। क्या कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है उनके असासों के हवाले से या दूसरे मामलात के हवाले से? नहीं शाहजेब, ये मैं खुद अभी कुछ देर पहले टीवी पे देख रहा था, मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। अगर मांगी भी गई होगी तो तफ्तीशी टीम का है, लेकिन मेरे ज़ाती इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर FIA मांगेगी तो उसको बजरिया मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मांगना पड़ता है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक इस तरह की कोई चीज़ मिनिस्ट्री में आई है। शाहिद साहब, आप क्योंकि खुद वकील भी हैं और अब बतौर एसेट रिकवरी यूनिट के सरबरा भी आप बहुत सारे मामला देखते रहे हैं, हमने बार बार देखा है इल्ज़ाम बड़ा लगता है, केस कमज़ोर बनता है और जो बंदा है वो आगे जाके विक्टिम बन जाता है। जहांगीर तरीन साहब के केस में आपको वो लूप होल्स दिख रहे हैं जिसकी वजह से वो आगे जाके उल्टा विक्टिम बन जाएंगे बजाय इसके कि कुछ साबित हो पाएगा, या आपके ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग केस है ये? शाहजेब, आप मुझे पहले वकील डिक्लेयर करके फिर आप मुझसे वो मशवरा चाह रहे हैं जो एक वकील को हरगिज नहीं देना चाहिए उस केस में जिस पे अभी तफ्तीश हो रही है। बतौर वकील केस के को एनालाइज कर दें, बतौर एसेट रिकवरी यूनिट के सरबरा ओपिनियन दे दें। शाहजेब, अभी तो ये केस बिल्कुल शुरू हुआ है। जो इस वक्त मामला FIA लाहौर के पास चल रहा है वो तो एसेट रिकवरी यूनिट की जुरिस्डिक्शन का है भी नहीं। ये मामला तो जो यहाँ पे चल रहा है उसको मैं एक मुशीर एहतसाब के तौर पे तो उस पर बात कर सकता हूँ, लेकिन उसमें भी मैं ये समझता हूँ कि ये अभी तफ्तीश के अवाइल के मराहिल में है और अभी इसको देखना है कि उनकी तरफ से क्या एविडेंस आता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे इल्म में भी नहीं है, शायद आपके इल्म में ना हो, जो कि तफ्तीशी टीम के सामने उन्होंने सवालनामे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस हैं, फिर उनका जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है वो तो तब होगा जब वो अपनी 178 की रिपोर्ट जो होती है CRPC की तैयार कर लेंगे, जिसके तहत IO ने अपना पूरा माइंड देना होता है कि उसकी तफ्तीश का नतीजा क्या निकला है। बहुत शुक्रिया शाहिद अकबर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, बात करें।
आज लाहौर हाई कोर्ट में रायविंड-राजी केस में मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई और यह हुक्म सामने आया कि नैब गिरफ्तारी से 10 दिन पहले मरियम नवाज को आगाह करे। आज समाअत के दौरान अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि क्या मरियम नवाज के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए गए और इस हवाले से 10 अप्रैल को जवाब जमा करा दिया था। मरियम नवाज के वकील आजम नजीर तारड़ ने अदालत से इस्तदा की कि नैब को पाबंद किया जाए कि वारंट जारी करने से 10 दिन पहले इतला दी जाए। इस पर अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से जवाब मांगा तो उनका कहना था कि आजम नजीर तारड़ को इतला कर दी जाएगी। आज अदालत ने आजम नजीर तारड़ से यह भी कहा कि वारंट के इजरा पर आप अदालत से रुजू कर सकते हैं। रायविंड-राजी केस में गुज़िश्ता माह लाहौर हाई कोर्ट ने 12 अप्रैल तक मरियम नवाज की अबूरी जमानत मंजूर कर ली थी और नैब को उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया था और आज अदालत ने हुक्म दिया है कि गिरफ्तारी से 10 दिन पहले मरियम नवाज को इतला दी जाए। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में जाली अकाउंट्स केस के मुल्जिमान की जमानत से मुताल्लिक अहम समाअत हुई। समाअत के दौरान मुल्जिमान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान 2 साल 8 माह से जेल में हैं जबकि शरीक मुल्जिमान की जमानतें हो चुकी हैं। बेंच के सरबराह जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि नैब मुल्जिमान को यूं ही गिरफ्तार कर लेता है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के साल 1.5 साल बाद रेफरेंस दायर किया जाता है। जैसे काजी मोहम्मद अमीन ने रिमार्क्स दिए कि नैब के मुकदमात में वकला की अदम हाजिरी पर चार्ज फ्रेम नहीं होता। चार्ज फ्रेम को वकील के आने से कैसे जोड़ा जा सकता है। चार्ज फ्रेम करना मुल्जिम और अदालत के दरमियान का मामला होता है। जस्टिस याया अफरीदी ने मुल्जिमान के वकला से मुकालमा किया कि जमानत की दरख्वास्तों में हार्डशिप की बुनियाद पर जमानत नहीं मांगी गई है बल्कि मुल्जिमान ने मेरिट और मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत मांगी है। इसलिए अगर हार्डशिप की बुनियाद पर जमानत चाहिए तो दोबारा हाई कोर्ट जाएं। समाअत के बाद अदालत ने हुसैन लवाई समेत दीगर मुल्जिमान को नए ग्राउंड्स पर हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी और उनके वकला की रजामंदी से जमानत की दरख्वास्तें निपटा दी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम पर बात करेंगे। मुल्क के मारूफ सहाफ़ी और दानिश्वर आईए रहमान, जिन्होंने अपने सहाफ़ती करियर में आज़ादी इजहार के लिए जिद्दोजहद की, इंसानी हुकूक के लिए जिद्दोजहद की, सहाफ़त के शोबे को अपनी ज़िंदगी की 6 दहाइयाँ देने वाले आईए रहमान अब हमारे दरमियान नहीं रहे। उन्होंने सहाफ़त के करियर का आगाज़ एक अखबार में बतौर रिपोर्टर किया और तकरीबन 65 बरस सहाफ़त से वाबस्ता रहे। इस दौरान मुख्तलिफ अखबारात के लिए काम किया और बाकायदगी से अहम मौज़ूआत पर कॉलम भी लिखते रहे। आईए रहमान तकरीबन 2 दहाई तक ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर भी रहे। उन्होंने HRCP में सेक्रेटरी जनरल के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी और इंसानी हुकूक की पासदारी, कानून की हुक्मरानी और जमहूरी इक़दार की हिफाजत के लिए जिद्दोजहद की। आईए रहमान ने अपनी पूरी ज़िंदगी मुआशरे के कमज़ोर तबकात के लिए आवाज़ उठाई। वो आइनी, सियासी, समाजी और बैनुल-अक़वामी उमूर के साथ साथ इंसानी हुकूक और फ़नून लतीफ़ा समेत दीगर मौज़ूआत पर भी लिखते रहे। उन्हें बेहतरीन खिदमात पर कई बैनुल-अक़वामी अवार्ड से भी नवाजा गया। उनकी ज़िंदगी मुल्क में इंसानी हुकूक की जिद्दोजहद की अलामत रही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।